हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आप लोगों के एग्ज़ाम अब बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले, हो सकता है सितंबर के लास्ट तक आपके एग्ज़ाम हो जाएँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अब आपकी तैयारी कैसी है। तो इसके लिए हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास हमारे संपूर्ण अतीत का पूर्ण विवरण एवं वैज्ञानिक अध्ययन है, कथन है। तो फ्रेंड्स, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं प्रोफेसर कार, प्रोफेसर घाटे, रैप्सन या विश्वकोश। तो फ्रेंड्स, इतिहास हमारे संपूर्ण अतीत का पूर्ण विवरण एवं वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कथन प्रोफेसर घाटे के द्वारा दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास जानने के स्रोत हैं। इसके ऑप्शंस हैं पुरातत्व, मुद्रा और अभिलेख, साहित्यिक स्रोत एवं विदेशी यात्रियों के विवरण या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इतिहास जानने के जो स्रोत हैं वो ये सभी हैं, यानी कि ऑप्शन दा हमारा बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख की खोज किस समय की गई? इसके ऑप्शंस हैं पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और कांस्य काल। तो फ्रेंड्स, आँख की खोज पूर्व पाषाण काल में की गई, जिसको हम पुरा पाषाण काल भी कहते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसके ऑप्शंस हैं आग की खोज, पहिए का आविष्कार, कला का विकास या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो नव पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वह था पहिए का आविष्कार। इस काल में ही लोगों ने पहिए का आविष्कार कर लिया था, यानी ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है उसे कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, अनऐतिहासिक या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसके लिए ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अगर हम उस काल की बात करें जिसके लिए लिखित साधन उपलब्ध हैं तो ऐसे काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? इसके ऑप्शंस हैं आखेट, कृषि, व्यापार या शिल्प। फ्रेंड्स, इन सभी में से ऑलमोस्ट बा ऑप्शन सही है, कृषि। लेकिन कृषि का प्रारंभ कब हुआ था? पुरा पाषाण काल के लगभग अंत में जाकर उन्होंने कृषि के बारे में सोचना प्रारंभ किया था। जब कृषि करना प्रारंभ किया था तो वहाँ पे मध्य पाषाण काल हो चुका था। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कृषि, ऑप्शन बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरा पाषाण काल में मानव कैसा था? इसके ऑप्शंस हैं मांसाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी व शाकाहारी या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, पुरा पाषाण काल में मानव क्या करता था? पत्थर के औजार बनाता था और लगभग मध्य पाषाण में जाकर उन्होंने कृषि पूरी तरह से करना प्रारंभ किया था। तो पुरा पाषाण काल में क्या था? वह मांसाहारी था। वो औजारों से जानवरों को पकड़ता था, उनको मारता था और कच्चा मांस खाता था, यानी कि वह मांसाहारी था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। ऑप्शंस हैं बकरी, घोड़ा, कुत्ता या गाय। तो इसके लिए फ्रेंड्स, ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर कुत्ता था। हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि पहला पालतू पशु कौन था, तो वहाँ पर भी हमारा आंसर कुत्ता ही आएगा। मानव का जो पहला पालतू पशु है वह भी कुत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव पाषाण काल के लोगों में प्रथा थी शव को, यानी कि नव पाषाण काल में जो लोग थे वो शव के साथ क्या करते थे? तो इसके ऑप्शंस हैं जलाने की प्रथा थी, दफनाने की, खुले स्थान पर छोड़ देने की या फिर बहाने की। तो नव पाषाण काल में क्या थी? शवों को दफनाया जाता था, यानी ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव पाषाण कालीन मानव किस जानवर को नहीं पालते थे? इसके ऑप्शंस हैं कुत्ता, गाय बैल, भेड़ बकरी या हाथी। तो फ्रेंड्स, नव पाषाण काल में जो मानव थे वो हाथी को नहीं पालते थे। इसके अलावा कुत्ता,
गाय, बैल, भेड़, बकरी, इन सबको वो पालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, सोहन संस्कृति का विकास किस देश में हुआ? इसके ऑप्शंस हैं भारत में, जर्मनी में, रोडेशिया में या ऑस्ट्रेलिया में। तो फ्रेंड्स, सोहन संस्कृति का विकास भारत में ही माना जाता है। यह पंजाब की सोहन नदी घाटी में था, जो कि अभी प्रेजेंट में हमें पाकिस्तान में देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। ऑप्शंस हैं ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता, अर्धनगरीय सभ्यता। तो फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के नगर बसे थे। इसके ऑप्शंस हैं आजकल के गांव की तरह, टेढ़ी मेढ़ी गलियों में या एक निश्चित योजना के अनुसार। फ्रेंड्स, जो मोहनजोदड़ो के नगर बसे हुए थे, क्योंकि वहाँ की जो सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी, इसलिए वहाँ पे जो घर थे वो एक निश्चित योजना के अनुसार बसे हुए थे, यानी ऑप्शन सा बिल्कुल सही है हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिड क्या थे? इसके ऑप्शंस हैं राजाओं के मकबरे, देवताओं के मंदिर, राजाओं के सभागार या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो पिरामिड थे वो क्या थे? राजाओं के मकबरे थे, जो कि हमें मिस्र में देखने को मिलते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरोग्लिफ लिपि का प्रयोग किस सभ्यता के लोग करते थे? इसके ऑप्शंस हैं सिंधु सभ्यता के लोग, बेबीलोन की सभ्यता के लोग, मिस्र की सभ्यता के लोग या सुमेरिया की सभ्यता के लोग। तो फ्रेंड्स, जो हैरोग्लिफ लिपि का प्रयोग करते थे वह मिस्र की सभ्यता के लोग थे, यानी कि मिस्र की जो लिपि थी वो हैरोग्लिफ लिपि थी, यानी ऑप्शन सा बिल्कुल सही है हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ? इसके ऑप्शंस हैं मिस्र की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो फ्रेंड्स, नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। मिस्र के जो लोग थे वो नील नदी को पूजते थे, वहाँ नील नदी की पूजा की जाती है, नील नदी नाम के देवता को पूजा जाता है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्मी क्या है? ऑप्शंस हैं शवों के रखरखाव की कला, देवालयों के रखरखाव की कला, सौर पंचांग, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मम्मी क्या होती थी? शवों के रखरखाव की कला। इसमें क्या होता था, जो मम्मी यानी शव जो होते थे उनको एक पट्टी में रैप करके रख देते थे, जिसको हम मम्मी कहते थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू सिंबल क्या थी? इसके ऑप्शंस हैं देव मंदिर, मम्मी, पिरामिड या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अबू सिंबल क्या है? यह एक देव मंदिर है, हमारा आ ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह मिस्र का एक प्रसिद्ध स्मारक है, जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया है। फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, यह मंदिर एक बांध की वजह से नष्ट हो गया था, लेकिन फिर जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसने उसमें काफ़ी धन लगाकर उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करवा लिया है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? इसके ऑप्शंस हैं मिस्र, भारत, चीन या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, जो कन्फ्यूशियस था वह चीन का एक विद्वान था, यानी कि वह चीन का रहने वाला था, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदारिन कौन थे? इसके लिए ऑप्शंस हैं बुद्धिजीवी एवं विद्वान, व्यापारी, कारीगर या फिर कलाकार। तो फ्रेंड्स, जो मंदारिन थे वह बुद्धिजीवी एवं विद्वान थे, उनको मंदारिन कहा जाता था, इसलिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, अगर यहाँ मंदारिन की बात करें तो मंदारिन एक भाषा है। अगर हमसे कभी पूछा जाए कि पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है वो कौन सी है, तो हम बोलेंगे इंग्लिश, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, जो नंबर 1 पे आती है, वह मंदारिन है। हो सकता है आप लोगों ने इसका कभी नाम भी ना सुना हो, लेकिन मंदारिन ऐसी भाषा है जो विश्व में नंबर 1 पे बोली जाती है। सेकंड नंबर पे स्पेनिश बोली जाती है, जबकि अंग्रेजी जो आती है वो 3rd नंबर पे आती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? इसके ऑप्शंस हैं चीन में, मिस्र में, यूनान में या रोम में। तो फ्रेंड्स, कुतुबनुमा का आविष्कार चीन में हुआ था और चीन में ही भूकंप मापी यानी भूकंप मापने वाला जो यंत्र था, इसका आविष्कार भी चीन में ही हुआ था। इसके लिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद की खोज किस देश में हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं भारत में, चीन में, मिस्र में या फिर यूनान में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है, बारूद की खोज चीन में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाएं सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? इसके ऑप्शंस हैं मिस्र में, भारत में, ईरान में या चीन में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे कई कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि प्रतियोगी परीक्षाएं सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई। तो इसका आंसर होगा चीन में, यानी ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? इसके ऑप्शंस हैं खुफू, फूसी, सी वांगटी या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो चीन की महान दीवार है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसका निर्माण सी वांगटी के द्वारा करवाया गया था। सी वांगटी चाइना का एक बहुत ही फेमस राजा था। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया मानता है? यानी कि ऐसा कौन सा विद्वान है जो यह मानता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे? इसके ऑप्शंस हैं मैक्स मूलर, बाल गंगाधर तिलक, पंडित गंगानाथ झा या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसके लिए जो ऑप्शन आ है यानी मैक्स मूलर, वो बिल्कुल सही है। इन निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? यानी कि कौन सा वेद है जो सबसे पुराना है? इसके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर सामवेद। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसका निर्माण पूर्व वैदिक काल में हुआ था। बाकी के जो 3 वेद हैं उनका निर्माण उत्तर वैदिक काल में हुआ था। फ्रेंड्स, अगर यजुर्वेद की बात करें तो यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों ही काव्यों में लिखा गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ है? ऑप्शंस हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, मोक्ष या फिर शूद्र। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। मोक्ष एक पुरुषार्थ है, जबकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य ये वर्ण व्यवस्थाएं हैं जो वैदिक काल में होती थी। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, काम और संन्यास। तो फ्रेंड्स, जो सा ऑप्शन है यानी कि काम, यह एक आश्रम नहीं है। हमारे कुल 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जो वैदिक काल से चले आ रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का संबंध किस काल से है? इसके ऑप्शंस हैं पुरा पाषाण काल से, उत्तर पाषाण काल से, कांस्य काल से या लौह काल से। तो फ्रेंड्स, जो वैदिक काल का संबंध है वह लौह काल से है, क्योंकि वैदिक काल में ही हमारा लोहा है उसकी खोज की गई थी, इसीलिए उसको लौह काल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या थी? इसके ऑप्शंस हैं 16, 15, 12 और 20। तो फ्रेंड्स, जो महात्मा बुद्ध के समय में जनपदों की संख्या थी वह 16 थी, यानी ऑप्शन आ बिल्कुल सही है हमारा। अगर हम सबसे बड़े जनपद की बात करें तो वह मगध था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल महाजनपद की राजधानी थी? इसके ऑप्शंस हैं श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा या फिर कौशाम्बी। तो फ्रेंड्स, जो कौशल की राजधानी थी वह श्रावस्ती थी, यानी ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध एवं जैन साहित्य में कितने गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? इसके ऑप्शंस हैं 5, 10, 15 या 18। तो फ्रेंड्स, जो गणराज्य थे वो 10 थे और महाजनपद कितने थे? वो 16 थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसने किया था? फ्रेंड्स यहाँ संगीत नहीं संगीति आएगा। प्रथम बौद्ध संगीति यानी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किसने किया था? इसके ऑप्शंस हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक या महापद्मानंद। तो फ्रेंड्स जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वह अजातशत्रु के समय में हुई थी, यानी ऑप्शन बा बिल्कुल सही है हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था? इसके ऑप्शंस हैं उदयन, कालाशोक, महापद्मानंद या फिर शिशुनाग। तो फ्रेंड्स जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी वह कालाशोक के समय पर हुई थी। फ्रेंड्स अगर बौद्ध संगीति की बात करें तो कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ थीं। पहली अजातशत्रु के समय में हुई थी, दूसरी कालाशोक के समय में, तीसरी अशोक और चौथी कनिष्क के समय में हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं कपिलवस्तु, कुशीनगर, कुंडग्राम या फिर वैशाली में। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था जो कि वैशाली के पास स्थित है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महापरिनिर्वाण की घटना का आशय है। इसके ऑप्शंस हैं गौतम बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, चंपा से या बुद्ध के देहावसान से। तो फ्रेंड्स जो महापरिनिर्वाण की घटना थी वह बुद्ध के देहावसान से संबंधित है, यानी कि बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जैन धर्म के पंच महाव्रत से लिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, अपरिग्रह और सम्यक संकल्प। तो फ्रेंड्स ये जो अपरिग्रह यानी ऑप्शन सा है यह बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में हीनयान शाखा के समर्थक थे। इसके ऑप्शंस हैं परंपरावादी, नवीनता के पोषक थे, कालाशोक थे या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ था, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो आपस में लोगों में मनमुटाव होने की वजह से जो उनका धर्म था वो 2 संघों में बट गया था, जिसमें से एक का नाम था हीनयान और दूसरे का महायान। जो हीनयान थे वो परंपरावादी थे, वे लोग ना तो भगवान को मानते थे, वो स्वयं नास्तिक थे, भगवान को मानते नहीं थे, पूजा पाठ इन सब में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध कौन थे? ऑप्शंस हैं बौद्ध धर्म प्रवर्तक, धर्म प्रचारक, समाज सुधारक या इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स जो महात्मा बुद्ध थे वो उस धर्म के प्रवर्तक थे, वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उस धर्म का प्रचार भी उन्होंने किया था और समाज सुधारक भी थे। इसलिए हमारा ऑप्शन दा बिल्कुल सही है, इसमें सभी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषभदेव का संबंध किस धर्म से है? तो फ्रेंड्स अगर ऋषभदेव की बात करें तो इनके ऑप्शंस हैं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो ऋषभदेव थे वह जैन धर्म के संस्थापक थे, इसलिए उनका संबंध जैन धर्म से था। इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसके ऑप्शंस हैं महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या सुपार्श्वनाथ। तो फ्रेंड्स जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे वह ऋषभदेव थे, इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पे यह क्वेश्चन इस तरीके से कर देते कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वहाँ पे हमारा स्वामी महावीर आंसर हो जाता, क्योंकि स्वामी महावीर को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं महावीर, गौतम बुद्ध, अश्वघोष या फिर अशोक। तो फ्रेंड्स जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे वे गौतम बुद्ध थे, यानी ऑप्शन बा बिल्कुल सही है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसके ऑप्शंस हैं सारनाथ में, बोध गया में, वैशाली में या फिर कुशीनगर में।
तो फ्रेंड्स जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, यानी ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत कौन सी देशांतर रेखा होती है? इसके ऑप्शंस हैं 180 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 66 डिग्री। तो फ्रेंड्स जो प्रधान देशांतर रेखा है उसके ठीक विपरीत में 180 डिग्री की रेखा है, यानी हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश देशांतर रेखाओं का मापन किस प्रकार किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं डिग्री, फीट या फिर घंटा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा डिग्री। अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हैं उनका मापन हम डिग्री में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई होती है? इसके ऑप्शंस हैं बराबर, कम, घट या बढ़। तो फ्रेंड्स जो देशांतर रेखाएं हैं वह सभी सेम लेंथ की नहीं है, उनकी जो लंबाई है कहीं ज़्यादा है और कहीं पर कम है, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य अक्षांश रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या फिर मकर रेखा। तो फ्रेंड्स जो शून्य अक्षांश रेखा है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। ये पृथ्वी को क्या करती है, दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर भारत के किस दिशा में है? इसके ऑप्शंस हैं पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या फिर दक्षिण में। तो जो हिंद महासागर है वह भारत के दक्षिण में स्थित है, यानी ऑप्शन द बिल्कुल सही है हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में। तो फ्रेंड्स जो इसके लिए ऑप्शन आ है बिल्कुल सही है, जो लक्षद्वीप है वह अरब सागर में स्थित है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शंस हैं श्रीलंका से, भूटान से, भारत से या चाइना से। तो फ्रेंड्स इसके लिए ऑप्शन साफ सही है हमारा, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम कर्क रेखा की बात करें तो यह भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, MP, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम ये सभी आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसके ऑप्शंस हैं चौथा, पाँचवा, छठा या फिर सातवां। तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगर वहीं हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो वहाँ पे भारत का दूसरा स्थान है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन द बिल्कुल सही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अब फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं मिलती? तो इसके ऑप्शंस हैं मेघालय, त्रिपुरा, असम या फिर मणिपुर। तो फ्रेंड्स जो मेघालय, असम और त्रिपुरा है इन तीनों की सीमाएं हैं वो बांग्लादेश से मिलती हैं, जबकि मणिपुर की नहीं मिलती हैं। तो फ्रेंड्स आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।